इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको पढ़ा दिया है जिसमें हम पढ़ रहे थे साइंस, ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ रहे थे। तो आज हमारा जीव विज्ञान का सेकेंड लेक्चर है। पर हमने जो पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जीव विज्ञान हमने देखा था कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता। हम रिवीजन के हिसाब से फटाफट पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात मैंने बताया था कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। फिर बताया था कि जीव विज्ञान जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। उसके पश्चात हमने देखा था कि डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिसका नाम है प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत। तो हमने सिर्फ यहाँ देखा था डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और जो जीव विज्ञान शब्द दिया गया था वो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1801 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं, मैंने कहा कि डार्विन ने एक पुस्तक लिखी है और एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। उस सिद्धांत का नाम है प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद। उसके पश्चात जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है जंतु विज्ञान और एक है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है और उसके जो जनक होते हैं वो है अरस्तु, और अरस्तु की एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। उसमें 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात एक शाखा और थी जिसका नाम है पादप विज्ञान। वहां पर पादप अर्थात वनस्पति विज्ञान, मतलब वहां पर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जा रहा है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जा रहा है, तो उसके जनक कौन है? तो पादप विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि वहां प्लांट के बारे में अध्ययन किया जा रहा है इसलिए उस बुक का नाम हो गया हिस्टोरिया प्लांटेरम। जहां पर एनिमल अर्थात जंतुओं का अध्ययन किया जा रहा वहां पर था हिस्टोरिया एनिमिलिया। यहाँ पर भी 500 प्रकार के पौधों को पौधे की जो किस्म है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पर, फिर मैंने आपको बताया था कि हिप्पोक्रेटस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रोगों का इलाज रसायन के माध्यम से किया, या फिर हम कह सकते कि सबसे पहले रसायन का उपयोग अर्थात केमिकल का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्या है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले रसायन का प्रयोग करके रोगों का उपचार किया था। तो जो रोगों का उपचार किया है केमिकल के उपयोग से, तो यदि हम वर्तमान में देखें तो इस पद्धति को या इस चिकित्सा पद्धति को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता? तो इस चिकित्सा पद्धति को वर्तमान में एलोपैथी के नाम से जाना जाता है। फिर हमने एक वैज्ञानिक देखा है जो कि कहाँ के? जर्मनी के थे। जर्मनी के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन के द्वारा रोगों का जो उपचार है वो प्राकृतिक रसायन का प्रयोग करके किया गया, और वर्तमान में इस चिकित्सा पद्धति को हम कहते हैं होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन हो गए और एलोपैथी के जनक हो गए हिप्पोक्रेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक है। और आयुर्वेद का प्रचार किसके द्वारा किया गया है? तो महर्षि अत्रि के द्वारा किया गया। और आयुर्वेद के देवता किसे कहा जाता? तो धन्वंतरि को कहा जाता। उसके पश्चात देखा था कि शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता सुश्रुत को, और उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, सुश्रुत संहिता। चलिए, फिर मैंने आपको यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति से संबंधित बताया था कि जीवों पर अर्थात हमारी पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति आज से लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। और वहां पर मतलब उस समय जो पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र से मानी जाती है। और उस जो जीव था जो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति हुई थी उसकी आकृति या फिर वो किसके समान दिखाई देता था? तो वो नीले हरी शैवाल के समान दिखाई देता था।
और वो नीले रंग था, अर्थात वो नीले हरित शैवाल के समान दिखाई दे रहा था, तो उसने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण भी किया होगा। तो इसीलिए पृथ्वी पर प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव भी उसी को कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि ये सारी कल्पना किसके द्वारा की जा रही है, या फिर एक वैज्ञानिक है ओपेरिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक कल्पना की गई, और उन्होंने कहा कि प्रारंभ में कुछ तत्व होंगे, वो परमाणु अवस्था में होंगे। परमाणु अवस्था में होने के साथ साथ उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की। क्रिया करने के पश्चात जल का निर्माण कर दिया, और उसी जल में क्योंकि हमने क्यों कहा कि जो है नए जीव जो जीव की उत्पत्ति हुई है समुद्र से हुई है, तो समुद्र से अर्थात वो जल की बूंदों से हुई, तो उस जल की बूंदों में जो जल बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण हुआ। उस जल में छोटे छोटे बैक्टीरिया पनपने लगे और धीरे धीरे वो इस तरह की आकृति लेने लगे, जो कि किसके समान दिखाई दे रहे थे, नीले हरित शैवाल के समान दिखाई दे रहे थे। चलो, तो हम फिर यहाँ पर देखे हमने कि जीव से संबंधित या जीव की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने 1924 में प्रस्तुत की थी। उसके पश्चात ओपेरिन की जो कल्पना है उसको सही साबित किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो ओपेरिन की जो कल्पना है उसको सही साबित किया गया 1955 में। किसके द्वारा, तो स्टैनले मिलर के द्वारा ओपेरिन की कल्पना को सही साबित किया गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये वही है जो मैंने बताया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके जल का निर्माण कर दिया। 1955 में स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में ओपेरिन के नियम को सही साबित कर दिया। उसके पश्चात जो मैंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि प्रथम जीव था जिसकी आकृति नीले हरित शैवाल के समान थी, और सबसे पहले उसी ने प्रकाश संश्लेषण किया, इसीलिए प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव भी कहते हैं। फिर इस जीव के द्वारा या इस जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, उसने उस जीव के द्वारा धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण करता गया, और प्रकाश संश्लेषण करने के पश्चात ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगे, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग गई, और वर्तमान में जो 21% ऑक्सीजन है वो वर्तमान में देखी जा सकती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। आगे यहाँ पर जीवधारियों का वर्गीकरण हमने यहाँ से थोड़ा सा देखा था, मैंने आपको बताया भी था, कैरोलस लिनियस के द्वारा ही जीवों का या आधुनिक जो वर्गीकरण हुआ है जीवों का, उन्हीं को जनक कहा जाता है। इस तरह से मैंने आपको कुछ बताया था। तो यहाँ देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन रे। क्या नाम है? जॉन रे। तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले, या हम कह सकते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉन रे। जॉन रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही जीवधारियों को क्या है, वैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है। लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान किसका है, तो स्वीडिश के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कैरोलस लिनियस का है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा है। क्या कहा मैंने कि जीवधारियों का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन या वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया है, तो वह जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने। परंतु आधुनिक वर्गीकरण, जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण, अभी वर्तमान में हम जिस प्रकार उनका अध्ययन करते हैं उस तरह से उसको बांटा किसके द्वारा है, तो जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान है कैरोलस लिनियस का। किसका है? कैरोलस लिनियस का। इसीलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक जीवों के वर्गीकरण भी कहा जाता है। फिर अगला आता है कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक, कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी।
सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने क्या किया, तो संपूर्ण जीवों को, संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में बांटा है। संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में बांटा गया है। तो वो जगत, दो जगत कौन कौन से हैं? एक का नाम है पादप जगत और एक का नाम है जंतु जगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि क्या होता है। तो जीवधारियों के नाम, जीवधारियों के नाम और इधर उनके वैज्ञानिक नाम, क्योंकि हमने देखा है कि जीवधारियों का वर्गीकरण या वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? जॉन रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो यहाँ देखते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैंने ये कल आपको बताया था, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस है। उसके पश्चात हमने मेंढक का वैज्ञानिक नाम देखा था राना टिग्रिना। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या था? राना टिग्रिना। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना और मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका। हमने मस्का डोमेस्टिका को याद किया था कि मस्का डोमेस्टिका मतलब मक्खी, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। तो हम जब मक्खी भिनभिनाती है या कुछ गंदगी रहती वहां मास्क लगा लेते हैं, तो मस्का डोमेस्टिका से याद रखना, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। फिर हमने देखा था आम का वैज्ञानिक नाम देखा था मेगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या देखा था हमने? मेगीफेरा इंडिका। और चावल या जिसे हम धान भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम हमने देखा था ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है चावल या धान का वैज्ञानिक नाम है। तो हमने देखा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो गया, मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना हो गया और मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका और आम का वैज्ञानिक नाम मेगीफेरा इंडिका और लास्ट में चावल एवं धान का वैज्ञानिक नाम हो गया ओराइजा सटाइवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था गेहूं का वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। उसके पश्चात हमने मटर का वैज्ञानिक नाम भी देखा था जिसका नाम है पाइसस सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसस सेटाइवम। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम, मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसस सेटाइवम और चने का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरियटिनम। क्या नाम है? सीसर एरियटिनम। उसके पश्चात सरसों का वैज्ञानिक नाम हो गया ब्रासिका जुनसिया। सरसों का नाम क्या है? ब्रासिका जुनसिया। तो ब्रासिका जुनसिया सरसों का वैज्ञानिक नाम, चने का वैज्ञानिक नाम सीसर एरियटिनम और मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसस सेटाइवम और गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो गया टिट्रिकम एस्टिवम। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पर हमें देखना है कुछ जीवों के या जीवधारियों का, जैसे हमने कहा था कि कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति या कह सकते हैं कि उन्होंने जीवधारियों को दो भागों में बांटा था। वो दो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते। तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को हम देखते हैं। क्या होता है? जीवों के नामकरण की, नामकरण यहाँ देखना, जीवों के नामकरण। अब जीवों के जो नामकरण किए गए हैं वो किसके आधार पर किए गए? जीवों के जो नामकरण है वो किसके आधार पर किए गए हैं वो देखते हैं। यहाँ सुनना, 1753 में कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों के नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बताया है। क्या कहा मैंने? 1753 में कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है जीवधारी जो है अर्थात प्रत्येक जीवधारियों के जो नाम है वो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, ऐसा बताया है।
तो दो शब्द से मिलकर बनता है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा 1753 में। तो दो नाम कौन कौन से हैं? ये लैटिन भाषा के दो शब्द कौन कौन से, या भाषा के कौन से दो शब्द ऐसे हैं? तो एक है, पहला शब्द है जिसका नाम है वंश, और दूसरा शब्द है जिसका नाम है जाति। मतलब कहने का मतलब है कि कैरोलस लिनियस ने कहा कि जीवधारियों के नाम को भी हमें रखना चाहिए, अर्थात जीवधारियों के नाम भी रखना चाहिए। तो जीवधारियों के जब अभी हमने वैज्ञानिक नाम पढ़े ना उनके, जैसे हमने पढ़ा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो ये नाम जो रखे गए हैं वो किस आधार पर रखे? तो ये रखने वाले कौन है? तो 1753 में कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का जो नाम है वो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बनता है, ऐसा बताया है। पहला शब्द है उस जो किस जाति का जो क्या है? जीव है। किस जाति का है? तो सॉरी, किस वंश का है? उस वंश का नाम आता है। उदाहरण से समझाऊंगी। और दूसरा है दूसरा शब्द क्या आएगा? जाति। पहला नाम वंश और दूसरा नाम है जाति। आगे देखते हैं, वंश एवं जाति के नामों के बाद वर्गीकीवाद अर्थात वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता। इधर देखना, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस लिन, होमो सेपियंस लिन। तो यहां पर होमो सेपियंस हमें पता है किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो यहां पर होमो हो गई इसका वंश, होमो क्या हो गया? वंश, और सेपियंस क्या हो गया? उसकी जाति। सेपियंस क्या हो गया? उसकी जाति। और यहां कहा कि लास्ट में जो शब्द आता है वो शब्द किसके नाम पर रखा जाता है? तो जिस वैज्ञानिक के द्वारा ये नाम प्रदान किया गया है उस वैज्ञानिक का लास्ट में एक शब्द में उसका नाम आता है। जैसे होमो हो गया है उसकी जाति, और सॉरी, होमो हो गया है उसका वंश, और सेपियंस उसकी जाति, और लास्ट में जो लीन लिखा है इसका नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस, इसीलिए इसके लास्ट में लग गया लीन हो गया। चलिए यहाँ पर उदाहरण है उसको समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे हम देखें कि मानव का वैज्ञानिक नाम हम देखें तो होमो सेपियंस लीन होता है। तो होमो यहाँ पर हो गया उसका वंश हो गया, और जो सेपियंस हो गया वो उसकी क्या हो गई? जाति, और ये जो लीन है ये वैज्ञानिक का नाम है। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा ही मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस दिया गया था, इसीलिए उस वैज्ञानिक का नाम हमने लास्ट में लिखा। तो यहाँ पर अन्य प्रजातियों के नाम भी आएंगे, जैसे हमने उदाहरण में मनुष्य का नाम लिया। इसके पश्चात आगे जैसे हमने मेंढक का वैज्ञानिक नाम देखा था तो राना टिग्रिना है, और जिस वैज्ञानिक के द्वारा उसका नाम रखा गया है उसका नाम लास्ट में आ जाएगा। उसी तरह जैसे कि होमो हो गया उसका वंश हो गया, सेपियंस उसकी जाति, और लास्ट में जो नाम लिखा होता है वो उस वैज्ञानिक का नाम होता है जिसके द्वारा ये नाम दिया गया है। चलो होमो देखो यहाँ पर जो मैंने बताया वही है। होमो मतलब वंश का नाम हो गया, सेपियंस उसकी जाति, और लीन शब्द का अर्थ होता है सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। चलो कैरोलियस लिनियस की पुस्तकें, एक तो मैंने आपको पहले बता दी थी, एक पुस्तक क्या है कैरोलस लिनियस की? सिस्टेमा नेचुरी। उसके पश्चात दो पुस्तकें और है। सिस्टेमा नेचुरी भी कैरोलस लिनियस की पुस्तक है। उसके पश्चात स्पेसीज प्लांटेरम भी है, और एक है जेनेरा प्लांटेरम। कैरोलस लिनियस की 3 पुस्तक है, उसमें से पहली है सिस्टेमा नेचुरी, दूसरी है स्पीसीज प्लांटेरम, और तीसरी है जेनेरा प्लांटेरम। ये याद रखना, कैरोलस लिनियस की 2-3 पुस्तक है, एक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, एक का नाम हो गया है एक का नाम जेनेरा प्लांटेरम, और एक का नाम हो गया है स्पीसीज प्लांटेरम। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते। चलो अभी हमने 2 जगत पढ़ लिया, यहाँ याद करते चलना। इधर सुनो, यहाँ पर याद करते चलना 2 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लिनियस के द्वारा।
अर्थात जीवों को दो जगत में किसके द्वारा बांटा गया है, तो केरोलस लिनियस के द्वारा जीवों को दो जगत में बांटा गया है। और वो हमने देखा है 1753 में द्विनाम पद्धति दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी केरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति। तो 1753 में द्विनाम पद्धति अर्थात जीवों को दो भागों में दो प्रकार से बांटने का श्रेय जाता है केरोलस लिनियस को। किसको जाता है, केरोलस लिनियस को। दो जगत में कौन कौन से बांटे हैं, तो एक का नाम है पादप, एक है पादप जगत और दूसरा कौन सा है, जंतु जगत। तो केरोलस लिनियस ने जीवधारियों को दो जगत में बांटा है, एक है पादप जगत और एक होता है जंतु जगत। कब बांटा है, तो 1753 में। ठीक है, चलिए आगे। उसी तरह से हमें 5 जगतों के बारे में पढ़ना। द्विजगत तो हो गया, अब हम 3 जगत पढ़ेंगे, 4 जगत पढ़ेंगे और 5 जगत। तो पहले हम देखते हैं यहां पर द्विजगत। हाँ, द्विजगत देख लिया। अब हम देखते हैं 3 जगत। यहाँ पर 3 जगत वर्गीकरण या 3 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई है, तो 3 जगत प्रणाली है वो 1886 में अर्नेस्ट या इंस्टेड हैकल के द्वारा दी गई। कब दी गई थी, इंस्टेड हैकल के द्वारा क्या किया गया था, 1886। एक मिनट रुकना, ये डेट थोड़ी देखना, मैं देखूंगी। इंस्टेड हैकल के द्वारा 3 जगत वर्गीकरण की प्रणाली दी गई थी। उसके पश्चात 3 जगत में कौन कौन आएंगे, द्विजगत में तो हमने पढ़ लिया है, पादप जगत और जंतु जगत हो गई। परंतु 3 जगत में कौन आकर जुड़ता है, यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत आके जुड़ता। 3 जगत में यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत आकर जुड़ता है। तो 3 जगत वर्गीकरण अर्थात 3 जगत प्रणाली दी गई थी इंस्टेनले हैकल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, इंस्टेनले हैकल के द्वारा 3 जगत वर्गीकरण को दिया गया था। और उसमें 3 जगत में पादप जगत, जंतु जगत और एक नया आकर जुड़ता जिसे हम कहते हैं प्रोटिस्टा जगत। ये डेट आपको मैं फिक्स बताती हूँ, थोड़ा सा डाउट है कौन सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो 3 जगत प्रणाली में क्या देखा हमने, 3 जगत प्रणाली जो कि किसके द्वारा दी गई थी, तो इंस्टेनले हैकल के द्वारा दी गई थी। और इसमें 3 जगत में कौन आकर जुड़ता है, तो उसमें जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 4 जगत। 4 जगत वर्गीकरण या 4 जगत जो प्रणाली है वो किसके द्वारा दी गई, तो 4 जगत प्रणाली जो है वो 1886 में हर्बर्ट एफ कोपलैंड के द्वारा दी गई। कब दी गई थी, हर्बर्ट क्या है, चलो यहां पर किसके द्वारा दी गई थी, एफ कोपलैंड के द्वारा। 1886 में 4 जगत वर्गीकरण की प्रणाली एफ कोपलैंड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, एफ कोपलैंड के द्वारा। तो हमने 3 जगत देखा, हमने देखा पहले 2 जगत। 2 जगत में हमने पादप और जंतु जगत देखा। फिर हमने 3 जगत देखा जिसमें पादप और जंतु जगत तो आएंगे, परंतु तीसरा कौन सा जुड़ जाता है, प्रोटिस्टा। अब हम 4 जगत देख रहे हैं। हम कितना देख रहे हैं, हम 4 जगत देख रहे हैं। तो 4 जगत में कौन आकर जुड़ जाता है, मोनेरा। 4 जगत वर्गीकरण में मोनेरा आकर जुड़ जाता है। तो 4 जगत वर्गीकरण 1886 में कोपलैंड के द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत आता है। चलिए आगे। अब हम देखते हैं 5 जगत। यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था R.H. व्हिटेकर के द्वारा। 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था R.H. व्हिटेकर के द्वारा 1969 को। इधर सुनना, यहाँ पर देखा हमने पहला जगत या द्विजगत वर्गीकरण 1753 में 3 जगत मैंने अभी बताया। फिर देखा हमने 1886 में हमने 4 जगत देखा। और 5 जगत वर्गीकरण हो गया है 1969 को। 1969 को R.H. व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत प्रणाली को दिया गया था। अब 5 जगत में एक और कौन आकर जुड़ जाता, तो यहाँ पर कवक
यहाँ पर कवक जगत आकर जुड़ जाता है तो पूरे 5 जगत हो जाते हैं। पहला है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा, पादप जगत, कवक और एनिमिलिया अर्थात जंतु जगत। तो ये 5 जगत जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, आपको 5 जगत वर्गीकरण समझ में आया। पहला हमने देखा कि द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, 2 जगत वर्गीकरण स्टैनले हैकल के द्वारा दिया गया, 3 जगत दिया गया एफ कोपलैंड के द्वारा और 4 जगत दिया गया है तो 4 जगत एफ कोपलैंड के द्वारा दिया गया था और 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था आर एच व्हिटेकर के द्वारा। चलिए एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। पहले हम पढ़ते हैं द्विजगत। हमने यहाँ पर देखा है कि द्विजगत प्रणाली जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई। सुना 1753 में कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों को 2 भाषा या 2 लैटिन भाषा के शब्द में बांटा गया था। एक है वंश और दूसरा है जाति, और लास्ट में जो शब्द आता है उसको बोलते मतलब लास्ट में जो शब्द आएगा उसको बोलेंगे वंश, सॉरी क्या हो गया, उसका वैज्ञानिक का नाम हो गया। फिर कैरोलस लिनियस की पुस्तकें हमने देखी थी सिस्टेमा नेचुरी, फिर एक का नाम हम देखा स्पीसीज प्लांटेरम और एक का नाम देखा था जेनेरा प्लांटेरम। फिर आगे हमने यहाँ पर देखा 2 जगत हो गया। अब हम 3 जगत देखते हैं। 3 जगत वर्गीकरण दिया गया था। हाँ, ये 3 जगत वर्गीकरण 1985 है। 3 जगत वर्गीकरण 1900, चलो ये क्लियर नहीं है, देख लेंगे। स्टैनले हैकल के द्वारा 3 जगत वर्गीकरण दिया गया था जिसमें आकर जुड़ा था प्रोटिस्टा, परंतु प्लांटी और एनिमिलिया तो पहले ही था, जंतु जगत और पादप जगत पहले ही था। चलिए आगे अब हम देखते हैं 4 जगत। 4 जगत है 1886। 4 जगत वर्गीकरण 1886 में दिया गया था एफ कोपलैंड के द्वारा। 4 जगत में आकर जुड़ जाता है मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा, प्लांटेर क्या है, पादप और जंतु जगत तो पहले ही थे। फिर 5 जगत वर्गीकरण में कौन आकर जुड़ जाता है, तो 5 जगत वर्गीकरण में कवक जगत आकर जुड़ जाता है और 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था 1969 को और किसके द्वारा, तो आर एच व्हिटेकर के द्वारा जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा गया था। ठीक है, तो इसका वर्णन 5 जगत वर्गीकरण का जो वर्णन है, एक एक जगत का, मोनेरा जगत में कौन से जीव जंतु आते हैं, प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं, जंतु और पादप जगत में और कवक जगत में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, इसका वर्णन हम अगले लेक्चर में करेंगे।